तो आप सभी साथियों को लेट नाइट सेशन में स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे, जगे होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। वाह, बहुत बढ़िया। अनुराग जी आ गए और सर। दीप्ति जी भी आ गए। वाह वाह वाह। कैसे हैं अनुराग जी, अच्छा लग रहा है सेशन? बढ़िया है सर। फर्स्ट क्लास एकदम। अभी तो ये शुरुआत है, वैसे धीरे धीरे जी। पढ़ना होगा और आपके एग्जामिनेशन के लिए सारी चीज़ें तैयारी आपको मिल जाएंगी। अगर आप थोड़ी देर नहीं आते, वाह वाह क्या, अगर आप थोड़ी देर नहीं आते तो मैं सो जाता, नींद आ जाती है। अब नींद किसे, अब चैन कहाँ। वाह मेरे राजा, बहुत बढ़िया। अभी कितना बढ़िया है गाना सुने। दीप्ति जी गाना सुने कि नहीं? दीप्ति जी चली गई, आई थी। यस। हाँ जी हाँ जी। कल एग्जामिनेशन है आपका? परसों। परसों है। तो आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है। आप मतलब इस गाने पर भरोसा करिए, जो गाना अभी हमने गाया ना। हम्म। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। तो जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, और जो सोच मन में है उस पर भरोसा करना होगा। अगर अभी मन में सोच चल रहा है कि सारे सवालों के जवाब मुझे बन जाएंगे वहां पर, तो आप बन जाएंगे, क्योंकि आपने पिछले समय में कर्म भी वैसा किया है। और मैं बताया ना, मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा। जब अंतर मन में शुभ भावना, दिल में सुख सावन जैसा। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। है बराबर? दीप्ति जी समझ में आ रहा है ये क्या कह रहे हैं? यस। कि यस। स्क्रीन पर जैसा देखेंगे वैसे आपके सवाल बन जाएंगे, है ना? तो अभी वैसे जो सवाल अभी आज जो डिस्कस करेंगे, यही सवाल जो हैं आपके प्रमोशन एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड होंगे। आप सभी को जागते रहें और जगाते रहें। आपका सेशन अच्छा न लगे ऐसा हो नहीं सकता, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अंजलि, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ऐसा नहीं ना, कोई डायलॉग है ना कोई मूवी का। हम्म हम ऐसे ही डायलॉग हमारे साथी कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज का जो सेशन रहेगा हमारे मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथियों के लिए समर्पित है। बहुत मेहनत किया हमारे साथियों ने। बहुत सारे हम लोग इंटरनल सेशन भी किए हैं, और उनके बहुत सारे जो जनरल बैंकिंग के सेशन भी हुए हैं। फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह गई है। कोई बात नहीं, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि जो कमी रह गई है उनमें से सवाल नहीं आने हैं। ठीक है दीप्ति जी? अगर कोई चीज़ आपकी छूट गई है, जैसे कि मैं देख पा रहा था आपका आईटी पॉलिसी छूट गया है, एमपीजीबी का। लेकिन अभी हमारे लगातार 3 सेशन जो है बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के आईटी पॉलिसी पे हमने चर्चा किया। तो वो जो आईटी पॉलिसी के जो सवाल हैं वो आपके लिए भी उतने इम्पोर्टेंट हैं जो बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के हैं। तो मुझे लगता है अगर उस सेशन को देखे होंगे, फास्ट स्पीड में देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे, तो 3 4 चीज़ों को छोड़ के बाकी कॉमन प्लेटफॉर्म पे हैं। और परसों एग्जामिनेशन तक कुछ चीज़ें मैं आपको पर्सनल व्हाट्सएप पे साझा करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, जो हमारे मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथियों के लिए। आज के सेशन में थोड़ी देर जगह हैं, 15 20 मिनट और थोड़ी जग जाइए तो मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा। मैं बात करते करते आप लोगों से इंपॉर्टेंट चीज़ें साझा करूंगा। तो चलिए, आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की ओर ले चल रहा हूं, जो हमारे संडे को एग्जामिनेशन है हमारे साथियों के लिए। तो ये आज और कल के जो सेशंस होंगे मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के लिए स्पेशली डेडिकेटेड होंगे, क्योंकि संडे को इनका एग्जामिनेशन है। इनके एग्जामिनेशन से हमारे साथियों को फायदा क्या होगा कि जो क्वेश्चन संडे को हमारे दीप्ति जी और उनकी टीम और भी सुधीर राजपूत जी, सुधीर
और जो हमारे साथी हैं जो वहाँ पर, उन लोग जो सुरेंद्र भारती जी हैं, तो इन लोग जो क्वेश्चन साझा करेंगे ना, तो वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हमको एक तैयारी करने के लिए वो टॉपिक्स देंगे और क्वेश्चन हूबहू भी देंगे। तो चलिए मैं आपको सवालों पे लिए चलता हूँ। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, सवाल पढ़ेंगे जरा दीप्ति जी, आपको दिख पा रहा है तो जरा सवाल पढ़िए जरा, तब तक हम Yes, आपसे sir. The government has further tightened rule for the ultimate beneficiary and fine-tuned the definition of reporting entity under the Prevention of Money Laundering Act. A person having ownership of more than -% of the capital or profit of partnership will be brought within the ambit of the sub-rule 3 as a beneficial owner. ओके, थोड़ा सा हिंदी में समझा दीजिए हमारे साथियों को, थोड़ा मध्य प्रदेश के हैं सारे साथी। पर पीएमएलए गाइडलाइंस में जो पहले परसेंटेज वाइज जो ओनर का था उसको कुछ उन्होंने और रिड्यूस किया, चेंज किया, वो कितना किया हुआ है पार्टनरशिप फर्म और उसमें? ओके, बहुत बढ़िया सवाल आपने पढ़ा है कि भारत सरकार की जो एजेंसी है जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे काम करती है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए एक्ट के तहत उन्होंने इसको और स्ट्रेंथन किया है, टफ किया है। और उन्होंने जो भी कंपनीज हैं, ट्रस्ट हैं, पार्टनरशिप हैं, इनमें जो बेनिफिशियल ओनर हैं, बेनिफिशियल ओनर का मतलब होता है इसका लाभकारी स्वामी। अल्टीमेटली उस जो फर्म है, वो जो ट्रस्ट है, वो जो पार्टनरशिप है, वो जो बिजनेस है, इसका लाभ कौन किसके पास जा रहा है, तो वो लाभकारी स्वामी जो किसी संपत्ति या उस संपत्ति के कम से कम उस हिस्से का मालिक होता है, भले ही उसका लीगल टाइटल किसी और के पास हो, बराबर दीप्ति जी, उसका यस लीगल सर। टाइटल किसी और के पास हो, लेकिन वो अगर कुछ हिस्सा उसमें से ले रहा है उस संपत्ति का, या उस कंपनी के डिसीजन में कुछ इन्फ्लुएंस रखता है या निर्णय प्रभावित कर सकता है उसका, तो उसको लाभकारी स्वामी कहते हैं। इसको टाइटन किया मतलब उसको टफ किया है पिछले मतलब रिसेंटली टफ किया है इसको 2023 के अक्टूबर नवंबर में। और ये आपके ऑप्शन है 5%, 10%, 15%, हमारे साथी सब 10% कर रहे हैं। क्वेश्चन पार्टनरशिप का पूछा है दीप्ति जी, पार्टनरशिप का जो है इसका आप बता दीजिए, इसका उत्तर बता दीजिए। 10%। 10% है। पहले कितना था ये पार्टनरशिप का? 25%। नहीं 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 नहीं, पार्टनरशिप का 15% था। पहले पार्टनरशिप का 15% था, कंपनी का 25% था। नहीं और ट्रस्ट का जो है वो रिड्यूस किया, पहले जैसे 25% से 15% रिड्यूस किया, 15% से 10% रिड्यूस किया। पुराने आप देखे होंगे मेरे वीडियोस में, उसमें 15% भी होंगे, लेकिन ये अभी ऑल केसेस में, चाहे वो पार्टनरशिप हो, ट्रस्ट हो या कंपनी हो, उसमें लाभकारी स्वामी बेनिफिशियल ओनर जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बहुत टफ जो ये रूल किया है, इसको इसको जो बेनिफिशियल ओनर है 10% कर दिया है। हमारे सभी साथी कल एग्जामिनेशन में जो जा रहे हैं परसों, वो ध्यान रखेंगे, जहाँ भी बेनिफिशियल ओनर आया वहाँ 10% रखेंगे, बाकी उनमें पढ़ना नहीं है, क्या है ट्रस्ट है, सबको 10% कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। सवाल पढ़िए जरा दीप्ति जी, फिर से पढ़िए सवाल। The deadline for linking PAN and Aadhaar has ended on by paying the prescribed fee of rupees 1000. ओके, ये क्या, थोड़ा समझाइए जरा क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। पैन और आधार की लिंकिंग का लास्ट डेट कब था पेनल्टी देने के बाद? अच्छा, तो पैन और आधार जो है वो लिंक करना जरूरी है। ये आदेश जो है भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया। अगर पैन और आधार लिंक नहीं किए तो ऐसे पैन को इनऑपरेटिव पैन कहा गया। ऐसे पैन पैन रहेंगे लेकिन इनऑपरेटिव हो जाएंगे, और इनऑपरेटिव पैन में फिर हायर रेट जो टैक्स है वो अट्रैक्ट करेगा। इसके लिए उन्होंने डेडलाइन दिया था, जो हमारे साथी लिख रहे हैं बी, ब्रजमोहन जी बी लिख रहे हैं, जून जून जून, सीपी गुप्ता जी, सारे साथी जो हैं जून लिख रहे हैं। हमारे कीर्ति अहिरवाल जी, कीर्ति अहिरवाल जी आपका उत्तर थोड़ा अलग है, बताइए जरा। आपका ने डी लिखा है, 31 मई 2024 लिखा है, ऐसा क्यों? ओके, अच्छा आज कीर्ति जी का माइक कॉम नहीं कर रहे है ना। तो मैं ये कह रहा था कि 31 मई 2024 जो है वो लेटेस्ट अमेंडमेंट है इनकम टैक्स का,
कि 31 मई 2024 तक लिंक करने का वो समय दिया गया था। हमारे सभी साथी सही हैं जो बी वाले, क्योंकि सबसे पहले जो डेडलाइन था वो 30 जून 2023 का था। 30 जून 2023 तक अगर पैन और आधार लिंक नहीं हुआ तो उसके बाद लिंक कर रहे हैं तो 1,000 रुपए की पेनल्टी, मतलब 30 जून के बाद भी वो लिंक कर सकते थे, लेकिन 1,000 की पेनल्टी सहित वो लिंक कर सकते थे। लेकिन अगर 30 जून जो है वो डेडलाइन था, 30 जून के बाद अगर लिंक नहीं किए तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अट्रैक्ट करेगा, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 20% होगा। इन मीन वाइल उन्होंने फिर ये मॉडिफिकेशन लाया कि 31 मई 2024 डेडलाइन है। अगर 31 मई 2024 तक आपका आधार और पैन लिंक नहीं हुआ तो हायर रेट ऑफ टीडीएस लगेगा। अगर आपने लिंक कर दिया तो जो शॉर्टफॉल आया है टीडीएस का, जो ऑलरेडी ड्यू दिखा रहा है आपके आईटीआर में, उसको आप जो है हटा सकते हो और वो डिफॉल्ट जो है हट जाएगा, या आपका अगर टैक्स पहले से ही हायर रेट में कट गया है तो आपको रिफंड मिल सकता है। चलिए, तो ये क्लियरिटी हुई। दीप्ति जी, आप समझ गए इसमें इसमें ये 31 मई 2024 तक, है ना? और एक सवाल है इसमें, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से सॉरी, कितना रेट से टीडीएस कटता है, किस रेट से टीडीएस कटेगा? हायर रेट 20%। 20%, और इनऑपरेटिव पेन हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, द बल्क डिपॉजिट लिमिट फॉर रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी के लिए बल्क डिपॉजिट अभी जस्ट सितंबर अक्टूबर में चेंज हुआ। 1 आरआरबी का करोड़। बल्क बल्क डिपॉजिट जो है 1 कितना है? करोड़। बहुत बढ़िया दीप्ति जी, तो सारा सवाल एकदम बिल्कुल लिख के लाएंगे एकदम, है ना? तो आरआरबी का जो बल्क डिपॉजिट है वो अभी बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया। बल्क डिपॉजिट एक ऐसा डिपॉजिट है जहां पर एक सिंगल जो अमाउंट है वो 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर है तो उनको बल्क डिपॉजिट कहते हैं। आरआरबी में ये पहले 15 लाख था और बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, और अभी तो 1 करोड़ हुआ है, तो ये पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। अगर शेड्यूल डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक की बात करेंगे तो ये जो है हमारे साथी बता पाएंगे, अगर कोई जानते हो तो टाइप करिए। अगर 3 डोमेस्टिक करोड़। कमर्श हाँ, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक में कितना हो गया दीप्ति जी? 3 करोड़। 3 करोड़ हो गया। पहले ये अमाउंट था दो दो करोड़ 2 करोड़, जिसे बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया। तो बैंकिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो चेंजिंग, चैलेंजिंग, इमर्जिंग इंडस्ट्री है। मैं हर बार कहता हूँ, पुराने वीडियोस में जो होंगे, 1 साल के पहले के वीडियो, उनमें और आज में बहुत फ़र्क है। और जो है चेंजिंग इंडस्ट्री होने की वजह से हमें अपडेट होना पड़ता है। तो आरआरबी जो है उसमें बल्क डिपॉजिट का आएगा तो 1 करोड़, कॉमर्शियल बैंक के लिए आएगा तो 3 करोड़ बल्क डिपॉजिट। अगला है द बल्क डिपॉजिट फॉर द डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक। आप सभी साथियों ने उत्तर लिख दिया है। डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए जो बल्क डिपॉजिट है, सिंगल जो डिपॉजिट है, 3 करोड़ है। पहले ये 2 करोड़ था, तो ये बदलाव हो गया बल्क डिपॉजिट का। तो इसमें जो है बैंकों को ये बल्क डिपॉजिट में एक एडिशनल एक डिस्क्रिशनरी पावर मिल जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक देने के लिए। तो ये वो डिपॉजिट हाई बड़ी डिपॉजिट मोबिलाइज करने में, रिसोर्सेज बढ़ाने में उनको काम आता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द मैक्सिमम कवरेज अंडर सीजीटीएमएससी फॉर आरआरबी? सीजीटीएमएससी, जो सीजीटीएमएससी में बहुत सारे चेंज हुए हैं, वैसे मैं एक स्पेशल सेशन सीजीटीएमएससी में आने वाले दिनों में लूँगा, क्योंकि ये बहुत रिवाइज होता रहता है इसमें। तो सीजीटीएमएससी में कवरेज आरआरबी के लिए पूछा गया है। तो हम जो है, आप जरा चैट बॉक्स में आप लोग देखिए जरा, सीजीटीएमएससी कवरेज जो है 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। तो हमारे सभी साथी जो हैं सी ऑप्शन पे जा रहे हैं। सीजीटीएमएससी एक क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट है जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को हसल फ्री लोन प्रोवाइड करने के लिए गारंटी प्रोवाइड करता है, ताकि बैंकों को उनके कैपिटल का नुकसान ना हो। अगर ऐसे जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर के इंटरप्राइजेस को, जो माइक्रो और स्मॉल हैं, उनको लेंड करता है, तो उसके मैक्सिमम जो
अपर लिमिट है वो 5 करोड़ है, लेकिन अगर बात आरआरबी की करें तो आरआरबी के लिए ये लिमिट पहले 50 लाख था, जिसे बढ़ाकर अब 2 करोड़ कर दिया गया। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। देखिए, 50 लाख पहले आरआरबी का था, 1 करोड़ रिटेल का था, फिर 1 करोड़ से 2 करोड़ हुआ मैक्सिमम कवरेज, फिर 2 करोड़ से 5 करोड़ हुआ। अभी अगर रिटेल की भी बात करें कॉमर्शियल बैंक के लिए तो 5 करोड़, ऑल के लिए 5 करोड़, लेकिन आरआरबी के लिए जो 50 लाख था उसे बढ़ाकर 2 करोड़ है। तो क्रेडिट एक्सपेंशंस की को किस दिशा में ले जा रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी, आप देख लीजिए। पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था से कहाँ कहाँ मतलब आगे की सोच रहे हैं। तो ये आप सोच सकते हैं, पहले 50 लाख था कि आप आरआरबी को 50 लाख तक बिना कोलेटरल के लोन देना, अब जो है वो 2 करोड़ तक के आप बिना कोलेटरल के अंडर सीजी टीएमएससी गारंटी कवरेज आप लोन विस्तारित कर सकते हैं एमएस जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जरा पढ़िए जरा, दीप्ति जी पढ़ पाएंगे, दिख रहा है आपको? The NRLM provides revolving fund to SHG of rupees dash as corpus to meet the members' credit need directly as catalyst capital for leveraging repeat bank finance. ओके, थोड़ा ऑप्शन है समझाइए। 10,000 टू 15,000, 15,000 से 20,000, 20,000 से 25,000, 20,000 से 30,000। क्या बोल रहा है, सवाल क्या बोल रहा है? एनआरएल का रिवॉल्विंग फंड पूछता है। ओके, एनआरएलएम जो एसएचजी हैं उनको रिवॉल्विंग फंड प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपने ग्रुप में जो मेंबर्स हैं उनको उनके जो क्रेडिट नीड्स हैं उनको पूरा कर पाएं, या उनको जो प्रेरणा मिले, उनके कैपिटल की बढ़ोतरी हो, उनका कॉर्पस बढ़े, उसके लिए रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है। और रिवॉल्विंग फंड कब मिलता है दीप्ति जी? रिवॉल्विंग फंड के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कितने एज होनी चाहिए एसएचजी की? सर 3 मंथ्स को एक्टिव होना चाहिए चलते 3 चलते। मंथ्स एक्टिव होना चाहिए। और एक्टिव के क्या 5 गुण हैं, एक्टिव कैसे बोलेंगे उसको? और पंचसूत्र का फॉलो करना चाहिए उसे, मतलब रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए, सेविंग्स होनी चाहिए, लैंडिंग होनी चाहिए, रिकवरी होनी चाहिए, और मेंटेनेंस ऑफ उनकी बुक होनी चाहिए, रिकॉर्ड्स होनी। एसएचजी 3 महीने का होना चाहिए, एसएचजी बनने से लेके 3 महीना, और 3 महीना तक पंचसूत्र का पालन करना चाहिए। पंचसूत्र होते हैं रेगुलर मीटिंग, रेगुलर सेविंग, रेगुलर लैंडिंग, रेगुलर रिकवरी, रेगुलर बुक कीपिंग या रेगुलर अकाउंट। ये पंचसूत्र का पालन किया, उनका पंजीयन होता है, पंजीयन होने के बाद उसको रिवॉल्विंग फंड मिल जाता है। रिवॉल्विंग फंड पहले 10,000 से 15,000 था, जिसे बढ़ाकर 20,000 से 30,000 किया गया। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 20,000 से 30,000, और ये उनके कॉर्पस में ऐड होता है। फिर उसके बाद उनको जो है क्रेडिट लिंकेज किया जाता है। अगर 6 महीना तक यही पंचसूत्र को पालन कर लेता है तो उसका क्रेडिट लिंकेज होता है। और जब क्रेडिट लिंकेज होता है तो मिनिमम सैंक्शन 6 लाख का मिलता है। फिर उसके बाद उसको डोजेज में उसको पेमेंट करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसके एसएचजी के हैं। और एसएचजी एनआरएलएम में अगर सवाल ये आता है कि विदाउट कोलेटरल मैक्सिमम फाइनेंस फॉर एसएचजी, विदाउट कोलेटरल एसएचजी को कितना रुपए फाइनेंस दे सकते हैं? रविंद्र चकोतिया जी, आप जानते हैं कि एक एसएचजी को कितना रुपए लोन दे देंगे विदाउट कोलेटरल? रविंद्र जी याद नहीं है? ओके ओके, तो हमारे साथी सब 10-10 लाख कर रहे हैं। दीप्ति जी आपको पता है 20 लाख। विदाउट कोलेटरल जो है 20 लाख देंगे, और विदाउट मार्जिन विदाउट कोलेटरल कितना लाख रुपए दे सकते हैं मैक्सिमम? 10 लाख। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, तो सवाल जरा पढ़ के वहाँ देख लीजिएगा। अगर विदाउट कोलेटरल विदाउट मार्जिन पूछेगा तो 10 लैक्स, विदाउट कोलेटरल पूछेगा तो 20 लैक्स। अगला सवाल लेते हैं। One can remit up to how much rupees per transaction to the beneficiary residing in Nepal under Indo-Nepal remittance schemes, provided the sender maintains account with any NEFT enabled bank branch in India। कोई व्यक्ति जो है कितना रुपए एक ट्रांजेक्शन मैक्सिमम भेज सकता है अगर उसका कोई बेनिफिशियरी नेपाल में रहता है,
वो इंडिया के किसी भी ब्रांच से एनईएफटी इनेबल्ड बैंक से वो उसके खाते से भेज सकता है, उसका अकाउंट से। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। श्वेता जी 50,000 कर रहे हैं। हाँ, श्वेता द्विवेदी जी बोल रहे थे कि 50,000। सभी साथी हमारे 50,000 पे, सब बहुमत तो 50,000 हैं, सरकार इनकी तो बनी जानी चाहिए। वैसे तो ज़्यादातर जो है हमारे बिहार के और उत्तर प्रदेश के और उन लोग साथियों के लिए ये इंडो नेपाल वाला जो है अभी सवाल हाल ही में आया था, इसलिए मैंने रखा था। और पिछले फाइनेंशियल ईयर में बहुत बार पूछा गया क्योंकि इसमें चेंज किया गया। पहले ये 50,000 था। दीप्ति जी आपको याद है अभी कितना हो गया? सर नहीं पता। ये 2 लाख हो गया, है ना? तो पहले ये 50,000 था, अभी ये बढ़ाकर इसको 2 लाख कर दिया गया। तो ये आपको याद रखना है। 20 लाख वाला फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, अभिषेक पांडे जी बोल रहे हैं। अभिषेक पांडे जी, एनआरएलएम एसएचजी में मैक्सिमम फाइनेंस विदाउट कोलिटरल कितना रुपए दे सकते हैं? अगर ये सवाल आए तो आपका उत्तर 20 लाख होना चाहिए। बिना किसी कोलिटरल के कितना रुपए दे सकते हैं? 20 लाख। अगर सवाल आता है विदाउट कोलिटरल एंड विदाउट मार्जिन कितना दे सकते हैं, तो 10 लाख। मतलब 10 लाख रुपए तक लोन लेने आते हैं एसएचजी एनआरएलएम में, तो आप बिना मार्जिन बिना कोलिटरल के दे सकते हैं। 10 लाख से ऊपर हम मार्जिन लेते हैं, लेकिन 20 लाख बिना कोलेटरल के पूछेंगे तो सिर्फ 20 लाख। तो यहाँ पर सवाल स्क्रीन पर आपके था कि एक व्यक्ति जो है इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम के तहत कितना रुपया नेपाल भेज सकता है एनईएफटी के माध्यम से? तो वो होगा 2 लाख। पहले ये 50,000 था, जैसा कि हमारे साथी आंसर दे रहे हैं। ये अब बढ़ा दिया गया 2 लाख। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। सवाल नंबर 8 देखिए। व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रांजेक्शन लिमिट पर डे यूपीआई ट्रांजेक्शन एज पर द एनपीसीआई? दीप्ति जी, ये यूपीआई ट्रांजेक्शन मैक्सिमम एक दिन में कितना किया जाता है? 1 लाख। बोलेंगे कल करके देखेंगे सर, फिर बताएंगे पहले, है ना? 1 1 लाख। लाख। बहुत बढ़िया, सभी साथी हमारे सहमत हैं आपकी बात से। 1 लाख रुपए यूपीआई का मैक्सिमम ट्रांजेक्शन है पर डे। अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करेंगे तो कितना है जानते हैं फाइव। हाँ जी, 5 5 ट्रांजेक्शन है। वो 5 ट्रांजेक्शन जो है वो आपका थर्ड पार्टी ऐप से 5 ट्रांजेक्शन है। अगर ओन ऐप है, मतलब जिस बैंक का खाता है उस बैंक का है, तो उसके लिए कितना है? 10 ट्रांजेक्शन, 10 ट्रांजेक्शन है। पहले वो 20 ट्रांजेक्शन था अनुराग जी, अब वो चेंज हो गया है ना। बैंक ना अभी क्या है, वेलोसिटी चेक वॉल्यूम चेक पे आ गया। तो वेलोसिटी चेक और वॉल्यूम चेक के आधार पर अभी क्या है, अगर थर्ड पार्टी ऐप है तो 5 ट्रांजेक्शन 1 लाख, और एक ट्रांजेक्शन को वो 20,000 के हिसाब से थ्रेशोल्ड लिमिट से जोड़ा है। और अगर आपके बैंक का ही ऐप है तो वो 10 ट्रांजेक्शन 1 लाख। अब इसको इस तरह समझते हैं, हम आपका अकाउंट है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का, लेकिन वो ना फोन पे गूगल पे यूज कर रहा है, तो ये कौन सा ऐप हुआ दीप्ति जी? थर्ड पार्टी ऐप हुआ। क्या हुआ? थर्ड थर्ड पार्टी। पार्ट। लेकिन अगर आपके बैंक ने ही कोई ऐसा यूपीआई वाला ऐप निकाला है तो वो इन हाउस होगा। जैसे कि आप निकालते हैं ना, आप अपने बैंक का कुछ यूपीआई ट्रांजेक्शन होगा तो वहां पर ये ट्रांजेक्शन जो है आपका 10 हो जाएगा। एक और है, अगर एटीएम से जाके पैसा निकालते हैं, एम तरंग इन बड़ौदा यूपी बैंक, हाँ देखिए इनका एम पासबुक एम तरंग है, तो उसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो ज़्यादा रहता है, 10। एक एक और सवाल है इसमें, अगर कोई यूपीआई के माध्यम से एटीएम से पैसा निकालता है, ऐसा हो सकता है क्या दीप्ति जी यूपीआई से? मतलब सर बिना एटीएम एटीएम कार्ड लेके नहीं गया, पैसा निकालना एटीएम से, यूपीआई से निकाल सकता सर पता नहीं मुझे। है पता नहीं। तो निकाल आप, दीप्ति जी बोलते हैं हम तो निकाल, हाँ विनय जी बताइए। ये तो सब मोबाइल बैंकिंग में रहता है फीचर कि हाँ उसमें कैशलेस ट्रांजेक्शन हो जाता है एटीएम से ओटीपी के थ्रू। अच्छा, वो तो ठीक है, बट योनो जिसमें ये वो योनो टाइप का। यूपीआई भी चालू किया ना, ठीक है एमपीजीबी में नहीं है, लेकिन यूपीआई से
फैसिलिटी चालू किया है। अगर आपके पास यूपीआई है तो आप एटीएम पे जाएंगे और वहाँ पर जिस तरह से यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं वहाँ से कैश विड्रॉल करेंगे उस एटीएम से, तो उसकी लिमिट है 10,000 पर डे, मतलब मैक्सिमम लिमिट है 10,000। तो ये याद रख लीजिए बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीआई से अगर सवाल पूछता है तो 10,000, एटीएम से कैश निकालने की बात आती है तो अगर ये पर ट्रांजेक्शन जो है वो लिमिट पूछेगा तो 1 लाख। अब मंथली लिमिट की आप देख लीजिएगा, कई बैंकों का अलग अलग होता है, मंथली कितना कर सकता है, 5 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है। तो आप वो मंथली लिमिट मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो पर्टिकुलर बैंक टू बैंक डिफर करेगा। तो यहाँ पर डे मैक्सिमम एनपीसीआई के आधार पर 1 लाख है। एटीएम से यूपीआई से निकाल जाएगा तो एनपीसीआई ने उनको 10,000 की लिमिट रखा है। और थर्ड पार्टी ऐप से पर डे में 5,000, क्योंकि वेलोसिटी चेक और वॉल्यूम चेक को कवर करता है वो, तो वॉल्यूम चेक में 1 लाख, वेलोसिटी चेक में 5 ट्रांजेक्शन। अगर बैंक का ऐप है तो जैसे स्टेट बैंक का ग्राहक है योनो ऐप से करता है तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 10 होगा। चलिए अगला है, एज पर द आरबीआई द डेली आईएमपीएस ट्रांजेक्शन लिमिट इज रुपीज हाउ मच फॉर द इंडिविजुअल कस्टमर। तो इंडिविजुअल जो कस्टमर है उनको आईएमपीएस डेली का जो है वो मैक्सिमम कितना कर सकता है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, है ना। तो आप लोग तो ये ज़्यादा करते होंगे या ग्राहक जो है करता होगा। और दूसरा ये भी रिवाइज्ड हुआ है, पहले ये 2 लाख हुआ करता था, अभी बढ़ाकर, जैसा कि हमारे सभी साथी सहमत हैं इस बात से, सभी जानते भी हैं क्योंकि ये चेंज होके अभी ये 5 लाख हो गया। पहले 2 लाख था, अब 5 लाख हो गया। और मंथली इसको अब अलग अलग कैटेगरी में है, 10 लाख रुपए मंथली है। फिर भी आप मैक्सिमम मंथली वाले को अभी रिफर मत करिए, पॉलिसी से रिफर करिए। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था बीयूपीपी में, यस लास्ट ईयर बहुत सारे बैंकों में ये सवाल आया था आईएमपीएस ट्रांजेक्शन, क्योंकि उसी समय जो है वो आपके उसमें बदलाव हुआ था। तो आईएमपीएस और यूपीआई जो है वो अभी इम्पोर्टेंट है, कारण क्योंकि डिजिटल ट्रांजेक्शन पे गवर्नमेंट का फोकस है। तो आप लोग इनसे जुड़े हुए जो है आप जरूर देखिएगा कि यूपीआई प्लेटफॉर्म पे जो है और आईएमपीएस प्लेटफॉर्म पे आपके बैंक का क्या सर्कुलर, उनको जरूर देख लीजिएगा। अगर आईएमपीएस और यूपीआई में देखेंगे तो ये दोनों ही मोबाइल के ऐप हैं जिनके माध्यम से एक ऑडियंस जो है आप बहुत ही आसानी तरीके से ट्रांजेक्शन करता है। यूपीआई जो है इंटीग्रेटेड मोबाइल एप्लीकेशन सर्विसेज है, और आईएमपीएस जो होता है वो एक लार्जर ट्रांसफर के लिए आईएमपीएस जाता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। यूपीआई और दोनों जो है वो द्रुत गति से बैंक टू कस्टमर, बैंक या पर्सन टू अकाउंट्स जो है पैसा भेजने का एक जो है आप प्लेटफॉर्म है। अगर अंतर के तौर पर अगर डिफरेंस हमारे साथी पूछ रहे हैं तो उसमें ये देखा जाएगा कि यूपीआई जो है इंटीग्रेटेड मोबाइल एप्लीकेशन है और इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट में थोड़ा सा अंतर रहता है। आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस है और यूपीआई जो है मतलब आपका यूपीआई जो देखेंगे तो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है दीप्ति जी, बार बार पूछता है। यूपीआई का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। तो लार्जर पेमेंट के लिए जो है आईएमपीएस करते हैं। अब आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, A customer's entitlement to zero liability shall arise where the unauthorized transaction occurs if reported to financial institution within how many days of the transaction as per the limited liability policy। भारतीय रिजर्व बैंक या नाबार्ड की एक लिमिटेड लाइबिलिटी पॉलिसी है जिसके अनुसार अगर किसी ग्राहक के खाते में अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हो जाता है और उसकी रिपोर्टिंग अगर वो कितने दिनों में बैंक को कर दे तो ग्राहक की जीरो लायबिलिटी होती है। ग्राहक की जीरो लायबिलिटी होती है 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन। दीप्ति जी ये वाला पढ़े हैं, अनलिमिटेड लिमिटेड लायबिलिटी। 3 days था। 3 डेज के अंदर अगर ग्राहक रिपोर्ट कर देता है कि मैनेजर साहब मेरे खाते से ये अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हुआ है, तो उसकी जीरो लायबिलिटी है। अगर 3 से 7 दिन में करता है तो लिमिटेड लाइबिलिटी है। लिमिटेड लाइबिलिटी में ये देखा जाता है
कि अगर नेग्लिजेंस कस्टमर का है तो कस्टमर पे करेगा, अगर नेग्लिजेंस बैंक का है तो बैंक पे करेगा, और 3 दिन के अंदर बता देता है तो उसमें कस्टमर की जीरो लाइबिलिटी। लेकिन 3 दिन से ज़्यादा और 7 दिन के अंदर बताता है तो कस्टमर और का 5,000 का। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है तो हमारे साथी ने सही बताया, कस्टमर की लायबिलिटी 5,000 तक होगी अगर साधारण खाता है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाता है तो। इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लीजिए 15,000 का अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हुआ तो 5,000 कस्टमर की लायबिलिटी, बाकी जो है बैंक अपना इंश्योरेंस से या बैंक के P&L से जाएगा, नॉमिनल से जाएगा। अगर मान लीजिए वो खाता करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो वो लायबिलिटी कस्टमर की 4 से 7 दिन में करता है तो वो 10,000 है। अगर क्रेडिट कार्ड 5 लाख से ऊपर है या कोई सीसी लिमिट 25 लाख से ऊपर है, ऐसे खातों में वो मैक्सिमम जो कस्टमर की लायबिलिटी है 25,000 है। तो ये 3 कैटेगरी हैं। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट है तो 5,000, सामान्य कस्टमर है तो 10,000, और 5 लाख के ऊपर के क्रेडिट कार्ड या 25 लाख से ऊपर से जो लोन सीसी अकाउंट्स हैं उनमें है तो 25,000। और 7 दिन के बाद अगर रिपोर्ट करता है ग्राहक बैंक को तो ग्राहक की 100% लाइबिलिटी, बैंक की जीरो लाइबिलिटी, चाहे उसमें बैंक दोषी हो चाहे ना हो। ये बात जो है आप पक्का कर लीजिए। तो ये अनऑथराइज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी पॉलिसी आपको इस छोटे से एक सवाल में पूरा पढ़ा दिया, इससे ज़्यादा ऊपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो समय कम था, आज मैं ज़्यादा सवाल नहीं बना पाया। ये 3 दिन वाला तो काफ़ी रिपीट हो रहा है रिकॉल क्वेश्चन में, तो आप लोग देख लिए होंगे। लेकिन आज अभी ज़्यादा सवाल नहीं बना पाया। कल सुबह कुछ सवाल साझा करेंगे आपका। सुबह हम लोग मिलते हैं 7:30 बजे मिलते हैं, या तो 8 बजे मिलते हैं, 8 से 9 बजे तक या 8 से 8:30 बजे तक हम करेंगे। ये वो MPGB के लिए स्पेशल सेशन रहेगा। फिर बाकी चीज़ें मैं क्वेश्चंस वगैरह मैं आपको साझा करते रहूँगा, और जितने चीज़ पढ़े हैं आप उसको रिवीजन कर दीजिए। कल का जो सेशन होगा, अगर शाम को भी सेशंस होंगे सारे, तो कल MPGB के लिए होंगे। तो हमारे जो दूसरे बैंक के साथी सुन रहे हैं या देख रहे होंगे वो थोड़ा धैर्य रखेंगे, क्योंकि परसों हमारे MPGB के साथियों का एग्जामिनेशन है। बहुत मेहनत किया है इस बार, बहुत सारी पढ़ाई की है मैंने, सारी पॉलिसी पढ़ी है। शायद ही कोई पॉलिसी छोटी हो, एक आध पॉलिसी छूट गया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम पॉलिसी हमने कवर की है। तो आज के जो इस सेशन में जो सवाल डिस्कशन हुआ, सवाल एक रहता है लेकिन उसके साथ साथ आप कितनी सारी चीज़ें जान लेते हैं डिस्कशन में। दीप्ति जी, जरा स्क्रीन पर कुछ लिखा है, आप जरा पढ़िए जो आपके लिए काम आएगा। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी किसी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो पाए। बस यही चाहिए हमें। मान लीजिए आपको कह दिया है आपका क्या ही होगा, पढ़ते पढ़ते हो नहीं, क्या ही होगा, डिस्टर्ब नहीं होना है। हाँ ठीक है साहब, जैसे ही बोले ठीक, कोई भी कुछ भी बोले, अपना मन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए बस, है ना। हमारे लक्ष्य तक पाने के लिए हमारा मन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जिस दिन मन का शांति भंग हो गया ना, तो फिर समझ लो कि सब तरंग तरंग सब उमंग सब उड़ जाता है। तो आपके अच्छे उत्साह, उमंग और तरंग और सफलता के संग की शुभकामनाएं करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारे संभावनाएं आपके पास हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है अपने मन को। किसी दूसरे के व्यवहार से आपका मन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप फोकस करिए हमारा कर्तव्य क्या है और हमारी भूमिका क्या है, हमारी सोच क्या है, और उस सोच के लिए हमें आगे बढ़ता रहना होगा, आगे चलता रहना होगा। तो बस इसी जो आदत के साथ कि रोज पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और खुशी के गीत गाते रहिए। मैं आपसे मुलाकात करूंगा फिर कल सुबह। अगर मुलाकात हुआ तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा सडनली टाइम पे, तो मैं डिस्कस कर लूंगा, नहीं तो कोई दूसरे साथी भी डिस्कस करेंगे शाम को। सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको MPGB स्पेशल 3 क्लासेस रखेंगे कल। चलिए आपसे मुलाकात करेंगे फिर कल, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हैं। आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं कल। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।